नमस्कार मित्रों। आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 11 सितंबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम हमारी पहली खबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से कि ब्रिटेन में जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब कौन बनेगा वहां के जो किंग। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने पर भारत का जोर और इसे लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन में। फिर हम देखेंगे कि भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं। तो हम देखेंगे क्यों एंटीबायोटिक दवाएं भारतीयों पर बेअसर हो रही हैं और इसे लेकर क्या चिंता जाहिर की गई है। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भारत और सऊदी अरब के संबंधों के बारे में देखेंगे कि जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी जब भी सऊदी अरब की यात्रा पर है वहां पर किन बातों को लेकर चर्चा ही हुई और उन्होंने क्या कहा वहां के प्रवासी भारतीयों को। और रविवार विशेष को आप जरूर पढ़िएगा जिसमें कहीं ना कहीं आर्थिकी को सशक्त कर रहे आत्मनिर्भर होते शहर व गांव। तो ये कहीं ना कहीं हमारे GS3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, मेक इन इंडिया। तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। फिर हम देखेंगे कि भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार समूह से खुद को अलग रखा, क्यों, इसके वजह को हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे GS4 इथिक्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनालिटीज है उनसे हमें सीखना चाहिए। हम इनके जो व्यक्तित्व है चरित्र को कहीं ना कहीं हमारे GS4 के जो पेपर है उसमें कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जो नीट की टॉपर है उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है परीक्षा को लेकर, और यह है नंबी इफेक्ट, तो इनको भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे भूदान आंदोलन के जनक थे आचार्य विनोबा भावे। कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित विषय से इसको लिंक करके हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज की चर्चा के बिंदु रहेंगे। फिर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम सऊदी अरब के मैप का एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे आज विषय का बिंदु रहेंगे। अब बढ़ते हम हमारी शुरुआत करते हैं आज के विश्लेषण की। तो जैसा कि हमें पता है कि कहीं न कहीं जो ब्रिटेन में जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब वहां पर कहीं न कहीं जो राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो कहीं न कहीं जो लंदन स्थित सबसे पुराने राजमहल सेंट जेम्स पैलेस में शनिवार को आयोजित ऐतिहासिक समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैंसल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के तत्काल बाद युवराज चार्ल्स किंग महाराजा बन गए हैं, लेकिन परंपरागत राज्याभिषेक शनिवार को हुआ। तो इस तरह से हमको इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से देखना है, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लंबे समय तक कहीं न कहीं शासन किया है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, और हमें कहीं न कहीं जो ब्रिटेन की मैप को भी एनालिसिस करते रहना है ताकि प्रीलिम्स में हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अयोध्या में मंदिर की मौजूदगी बताने वाले पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल का निधन। तो विख्यात पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हो गया। तो हमारे कहीं के जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होते हैं कि हाल में किस पुरातत्वविद का निधन हुआ है जो कहीं न कहीं अयोध्या से संबंधित थे। तो इस प्रकार हमको इसको देखना है। फिर चलते हम GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित विषय पर। तो अनुसंधान व नवाचार का वैश्विक केंद्र बनेगा भारत, प्रधानमंत्री। तो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के लिए आधुनिक नीति बनाए राज्य सरकारें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत 81वें से 46वें स्थान पर पहुंचा। तो कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य सरकारों से
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक नीतियां बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब भारत अनुसंधान और नवाचार यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र होगा। केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन में उन्होंने ऐसी बातें कही। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग, जो कि 2015 में 81 थी, अब बढ़कर 46 हो गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश में बढ़ोतरी। तो मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पेटेंट, नवोन्मेष, स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड संख्या दर्शाती है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। युवा पीढ़ी का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में बड़ा झुकाव है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक अद्भुत काम कर रहे हैं, चाहे वह अंतरिक्ष मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो या फिर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग हाइड्रोजन मिशन या फिर ड्रोन तकनीक हो। तो इस तरह से जो केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से भी हम इस विषय को जोड़ सकते हैं। और मेन तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रहेगा कि किस तरह से भारत वैश्विक केंद्र बन सकता है, किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और आने वाले समय में ये भारत को जो सुपर पावर है उसमें बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीएस से हेल्थ डिजीज से संबंधित विषय से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की ओर से एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर किए गए अध्ययन में बहुत चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। अध्ययन के अनुसार ऐसी आशंका है कि ज्यादातर मरीजों पर एंटीबायोटिक दवा कार्बापेनम काम नहीं कर रही है, क्योंकि इन मरीजों में दवा के प्रति सूक्ष्म जीवाणु रोधक यानी एंटी माइक्रोबियल क्षमता विकसित हो गई। कार्बापेनम एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवा है जिससे मुख्य रूप से आईसीयू में भर्ती निमोनिया और सेप्टिसीमिया के मरीजों को दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की एक डॉक्टर वोलियन का कहना है कि कहीं ना कहीं जो दवा रोधी रोगाणु यानी जो पैथोजन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से कुछ खास तरह के संक्रमण का इलाज करना कठिन हो रहा है और तत्काल इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं एक तरह से महामारी का रूप ले सकती हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि किस विषय को लेकर चिंता है। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर वालिया का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए। और डॉक्टरों द्वारा भी एंटीबायोटिक दवाओं को निश्चित जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लिखना चाहिए, अनुमान के आधार पर नहीं। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि खबर क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है और किसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से GS2 यानी भारत को प्रभावित करने वाले दूसरे देशों की नीति और रणनीतियों से संबंधित। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत कम से कम 7% वृद्धि दर के साथ इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति भी बढ़ी है, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय आर्थिकी तेजी से बढ़ रही है। जयशंकर रियाद में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। जयशंकर जी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उच्च आय वाला देश बनने की दिशा में शक्तिशाली प्रयास किए हैं। भारत ने अपने क्रेडिट, बैंकिंग और शिक्षा और श्रम नीति को भी कहीं न कहीं बदला है और कई बड़े सुधार भी किए हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ भारत सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद के ढांचे के तहत स्थापित राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। तो अब हमें देखना है कि खबर क्या है और ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो मेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ से प्रश्न बनते हैं क्योंकि भारत और सऊदी के जो संबंधों से संबंधित कि भारत और सऊदी के बीच में जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए दोनों देश क्या प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसका एक बार मैप एनालिसिस करेंगे।
तो जैसा कि हमें पता है कि जो सऊदी अरब है वो मिडल ईस्ट में अवस्थित है, यानी पश्चिमी एशिया में। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी किन देशों से इसकी सीमा लगती है। तो यमन, इधर ओमान, सऊदी अरब, कतर, और इधर कुवैत, इराक, जॉर्डन, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहरीन है, जो बहरीन के साथ इसकी समुद्री सीमा साझा कर रहा है। अब इसके बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही, जिसकी राजधानी रियाद है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित है। ये मदीना, ये जद्दा, ये मक्का, ये कहीं ना कहीं मदीना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित है। उसके नीचे जद्दा, फिर नीचे मक्का, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे अवस्थित है। ये अन नापुत डेजर्ट जो कहीं ना कहीं इसके उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। और इसके कहीं के पूर्व में जो पर्शियन गल्फ, पश्चिम में गल्फ ऑफ रेड सी अवस्थित हो गया है। इसके नीचे गल्फ ऑफ एडन, अरब सी, और इधर रूब अल खाली डेजर्ट अवस्थित है इसके दक्षिण की साइड में। अब हम जो माउंटेन्स देख लेते हैं, यहाँ पर कौन से माउंटेन्स और डेजर्ट अवस्थित हैं। तो ये मेडिटेरियन सी, जिसकी सीमा इससे सऊदी अरब से सीमा नहीं लगती, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये अरब सी, ये पर्शियन गल्फ। तो इसमें कौन से डेजर्ट है, तो एक सीरियन डेजर्ट अवस्थित हो गया यहाँ पर, ये अन नफूत डेजर्ट, और ये एसिर माउंटेन्स, और ये रूब अल खाली डेजर्ट अवस्थित हो गया इस साइड, और ये पर सहारा डेजर्ट, एक गल्फ ऑफ स्वेच, ये इराकी डेजर्ट, और ये टोरस माउंटेन्स, ये इल्ब्रुस माउंटेन्स, ये जाग्रोस माउंटेन्स, ये हिंदू कुश, ये पामीर, ये तियानशान माउंटेन्स, ये कैस्पियन सागर, ये अरल सी, ये सी ऑफ अजोक, ये ब्लैक सी अवस्थित हो गया यहाँ पर। ये एनाटोलियन का जो पठार है, तो हमें इस तरह से देखना है कि ये काकेसस, तो इस तरह से हमको इसको जोड़ना है कि पूर्व से पश्चिम में इन माउंटेन्स की जमाई है, उत्तर से दक्षिण में जमाई है। किन देशों से सऊदी अरब की सीमा लगती है, सऊदी अरब के उत्तर में कौन से माउंटेन अवस्थित है, सऊदी अरब में कौन से डेजर्ट अवस्थित हैं। तो इस तरह से हमको, तो हम अब सऊदी अरब में देख लेते हैं कि कौन कौन से माउंटेन्स है। तो इधर टोरस माउंटेन्स, इधर इल्ब्रुस माउंटेन्स, इधर दक्षिण की साइड में जाग्रस माउंटेन्स आ गई। ये ईरान का मैप हो गया। ये हिंदू कुश इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैली हुई है। ये पामीर की नोट ऊपर तियान शान, और दश्त ए लूट और दश्त ये कावेर, कहने के एक तरह से ये डेजर्ट अवस्थित हो गए। ये काराकुम, काराकुम डेजर्ट जो कहीं ना कहीं तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित हो गया है। ये अरल सी जो कहीं ना कहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के बीच में अवस्थित हो गया। इधर कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी, इधर काकेसर माउंटेन्स, और ये अरबी एंड डेजर्ट्स, तो कहीं ना कहीं इधर असीर माउंटेन्स, इधर रूब अल खाली डेजर्ट अवस्थित हो गया। इधर सीरियन डेजर्ट, अन नौफत डेजर्ट अवस्थित हो गया। इधर रेड सी, इधर गल्फ ऑफ अडन, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये अरेबियन सी, ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ से गल्फ ऑफ स्वेज यानी स्वेज कैनाल होकर भी निकल रही हैं। तो हमें इसको इस तरह से देखना है, जो हमारे प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं कि पूर्व से पश्चिम में जमाई है, उत्तर से दक्षिण में जमाई है, किन देशों की सीमा सऊदी अरब से लग रही है। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना है। अब एक बार हम सऊदी की इकोनॉमी को देख लेते हैं, यानी मिडल ईस्ट की इकोनॉमी को देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब की जो इकोनॉमी और मेजर किस पर डिपेंड है, तो ऑयल पर। इधर कहीं ना कहीं जो टर्की है उसकी अपैरल एंड फूड स्टफ्स पर, और इधर ईरान की पेट्रोलियम पर, इधर अफगानिस्तान की ओपियम पे, और इधर किर्गिस्तान की एल्यूमिनियम पर, तुर्कमेनिस्तान की क्रूड ऑयल एंड गैस पर डिपेंड है, और यमन की क्रूड ऑयल पर, इधर ओमान की पेट्रोलियम पर, यूए की ऑयल पर, इधर कतर की लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर यानी एलएनजी पर, उधर बहरीन की पेट्रोलियम पर, और इधर दिखाया हुआ है इसराइल की तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर पर, और इधर कहीं ना कहीं ये साइट्रस, ये ऑयल इराक की दिखाई हुई है, माफ कीजिए, और जो इराक की है वो क्रूड एंड ऑयल पर दिखाई हुई है। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो मिडल ईस्ट की जो इकोनॉमी है वो मेजर किन चीज़ों पर डिपेंड है। तो हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑयल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस पर कहीं ना कहीं जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डिपेंड है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका है और कहीं ना कहीं जो पश्चिम देश है अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम GS2 एंड GS3 से, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी लिंक कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी से।
भारत ने IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार समूह से खुद को अलग रखा। तो भारत ने 14 सदस्यीय हिंद प्रशांत आर्थिकी प्रारूप यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के व्यापार समूह से फिलहाल खुद को अलग रखा है। हालांकि बाकी 3 क्षेत्रों आपूर्ति श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ने का फैसला लिया है। तो देख लेते हैं कि क्या वजह रही कि भारत ने अभी अपन खुद को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बाहर रखा है। तो व्यापार समूह का औपचारिक रूप से हिस्सा बनने के लिए पहले भारत इसकी रूपरेखा के बारे में स्पष्टता आने का इंतजार करेगा, ऐसा उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है। गोयल ने कहा कि व्यापार से संबंधित समूह में सभी देशों के बीच खासकर पर्यावरण, श्रम, डिजिटल व्यापार, सार्वजनिक खरीद से संबंधित रूपरेखा के बारे में व्यापक सहमति बननी अभी बाकी है। उन्होंने इस बारे में भी अनिश्चितता जताई है कि इस प्रारूप के तहत एक उभरती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती एवं कम लागत वाली ऊर्जा को लेकर किस तरह का भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है कि भारत अभी जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से खुद को बाहर क्यों रख रखा है और क्या तर्क दिए हैं भारत ने इससे। अब इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया जिसमें कहीं कि 14 देश है और आखिरी में कौन जुड़ा है तो फिजी इसमें इंक्लूड हुआ है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2022 मई में शुरुआत हुई थी। और टाइप किस तरह का है तो ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स है। इसमें मेंबर कितने 14 कंट्रीज हैं और ये कहीं ना कहीं भारत दिखाया हुआ है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ आसियान की कंट्रीज दिखाई हुई हैं, इधर अमेरिका है। और इसमें 4 थीम्स रखी गई थी। वो कौन सी थी तो पहली थी फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन रेजिलियंस, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन और चौथा था टैक्स एंड एंटी करप्शन। अब यहाँ पर कंट्री दिखाई हुई है कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड जीडीपी में 40% योगदान देती हैं, जो यहाँ कंट्री दिखाई हुई है। एक ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और वियतनाम। और इस पर रिएक्शन किसने दी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चीन ने इस पर एक तरह से अपनी रिएक्शन दी है। और कहीं ना कहीं जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था एक तरह से कहीं ना कहीं उसी की जैसा एक तरह से ये जो ग्रुप मतलब उसी को रिप्लेस करते हुए एक तरह से 2017 में अमेरिका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से एक तरह से बाहर आ गया था। तो कहीं ना कहीं अब मई 2022 में कहीं ना कहीं अमेरिका अपना जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना जो प्रभुत्व दबाव और कहीं ना कहीं जो चीन का विकल्प ढूंढने के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक ग्रुप की शुरुआत की है ताकि चीन पर जो निर्भरता है कम की जा सके और जो चीन की जो डेप्थ पॉलिसी है उसे भी रोका जा सके। अब बढ़ते हम आगे। अब हम जो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जो इथिक्स है तो इथिक्स में कहीं ना कहीं हम जो कोट कर सकते हैं ऐसे चरित्रों को। तो कहीं ना कहीं जो द नंबी इफेक्ट ये संबोधन उनके लिए बिल्कुल सही है। यानी जो रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण का इफेक्ट यानी प्रभाव तब भी था जब वह इसरो में थे और अब भी है। कहीं ना कहीं इसरो में रहते हुए उन्होंने क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल रॉकेट इंजन यानी तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट का इंजन का निर्माण कर स्पेस इंजीनियर की दुनिया में भारत को दमक का एहसास कराया था। शायद यही दमक दुश्मनों को पसंद नहीं आई और झूठे आरोपों में गिरने के बाद उन्होंने 28 साल तक जिस मजबूती से लड़ाई लड़ी और बरी होकर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। तो इस तरह से हमको इनकी व्यक्तित्व चरित्र को देखना है कि किस तरह से इन्होंने संघर्ष करते हुए भी कहीं ना कहीं जो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो इनके ऊपर फिल्म बनी है आप उसे जरूर देखिएगा कि किस तरह से जो हमारे साइंटिस्टों के साथ एक तरह से जो व्यवहार हुआ था उसको एक तरह से दिखाया हुआ है इनकी जो ये फिल्म बनी है कि किस तरह से इन्होंने 28 साल संघर्ष किया और इन पर झूठे आरोपों से कहीं ना कहीं एक तरह से इनको जो हमारे जो मिशन थे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया है। तो इस तरह से हमको इनकी खबर को देखना है। यानी ज्यादातर मेन हमें फोकस करना है हमारे नैतिक शास्त्र के पेपर से संबंधित। और एक बार आप द रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को जरूर देखिएगा। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में जो नेट का परिणाम घोषित किए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो देश की जो सबसे बड़ी जो मेडिकल परीक्षा थी नेट यूजी 2022 में जो हरियाणा की तनिष्का ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके अलावा 3 और अभ्यर्थियों को एक साथ
99.99 परसेंटाइल मिले हैं। 6 मानकों वाली नई टाई ब्रेकर पॉलिसी के तहत उन्हें टॉपर चुना गया। उनके टॉप करने का राज किस तरह से, तो उनसे अब हमें इस तरह से देखना है कि जो उनकी स्टडी क्या थी, यानी अध्ययन करने की जो रणनीति क्या थी। तो उन्होंने 5 मुख्य बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आखिरी समय से नहीं बल्कि पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्लानिंग की वजह से तैयारी का कोई दबाव नहीं आया। बार बार रिवीजन किया, छोटे छोटे नोट्स बनाए और सवाल पूछने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं रखी गई। तो इस तरह से हमको इनके जो अध्ययन की जो रणनीति थी उससे हमें सीखना चाहिए कि हम भी इनकी तरह रणनीति बनाकर एक दिन यूपीएससी में टॉप जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने दिया था ऐतिहासिक भाषण। तो 1893 में आज ही शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करके धर्म संसद में पहुंचे थे और स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई हिंदू धर्म की व्याख्या ने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं जो शिकागो है अमेरिका में अवस्थित है। अब हम देख लेते हैं भूदान आंदोलन से संबंधित। तो भूदान आंदोलन के जनक थे आचार्य विनोबा भावे। तो अब ये हमें मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो विषय है वहां से लिंक करेंगे। तो देश के पहले सत्याग्रही कहे जाने वाले आचार्य विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में हुआ था। 1916 में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और फिर उनके साथ सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। गरीबों एवं दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने 1951 में आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी और 13 साल चले इस आंदोलन से उन्होंने देश भर में गरीबों के लिए 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त करने में भी सफलता पाई थी। भूदान यानी भूमि को दान करना। तो इस तरह से हमको इस विषय को देखना है और कहीं ना हम इसे इतिहास से भी कोट कर सकते हैं, सत्य एवं अहिंसा। तो इस तरह से जो हमारा विश्लेषण है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।